So now physical and chemical changes. This is chapter number 6. तो हम अपने डेली जीवन के अंदर बहुत सारे चेंजेस देखते हैं। जैसे बच्चों आपने देखा होगा कि आप जब दही जो है वो जमाने के लिए दूध को रखते हैं रात को ओवरनाइट, तो सुबह जब हम देखते हैं तो वो दूध जो है उसका दही बन चुका होता है। तो ये एक तरह से चेंज हुआ। ऐसे ही जब हम लकड़ी जलाते हैं तो जलाने के बाद वो लकड़ी जब जल जाती है तो उसका सिर्फ ऐश रात बचती है। वैसे ही जब हम आइस बर्फ़ को बाहर निकाल कर रख देते हैं तो थोड़े समय के बाद वो पानी बन जाता है। तो ऐसे बहुत सारे चेंजेस होते हैं। इवन जब हम खाना पकाते हैं तो सब्ज़ी जब हम रखते हैं तो कच्ची होती है, लेकिन गैस पर थोड़ी देर रखने के बाद वो पक जाती है। तो ये सब जो हैं दीज आर कॉल्ड चेंजेस। अब इसके साथ साथ हम जानते हैं कि वेदर, मौसम भी बड़ी तेज़ी से बदलता है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये चेंजेस हैं। अब इनमें कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिनको हम रिवर्स कर सकते हैं और कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिनको हम रिवर्स नहीं कर सकते। The change which can be reversed by reversing the condition is known as reversible changes. कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जिनको हम वापस से उनकी ओरिजिनल कंडीशन में ला सकते हैं। ऐसे चेंजेस को कहा जाता है रिवर्सिबल चेंजेस। जैसे कि अगर आपने बर्फ़ यानी कि आइस जो है उसको बाहर रखा और वो नॉर्मल टेम्परेचर पे आके पानी बन गई, तो उसको हम दोबारा से बर्फ़ बना सकते हैं, ऑब्वियसली बना सकते हैं। उसी पानी को आप फिर से फ्रिज में रख दीजिए, फ्रीज़र में, वो फिर से जम जाएगी। जैसे दूसरे एग्जांपल के तौर पे देखें, आप इलास्टिक रबर जो होती है उसको आप स्ट्रेच करिए, उसको स्ट्रेच करेंगे तो लंबी हो जाएगी, लेकिन उसको छोड़ेंगे तो वैसे ही वो वापस अपनी पोजीशन पर आ जाएगी। तो ये सब चेंजेस जो हैं हम रिवर्सिबल चेंजेस कह सकते हैं। एंड दीज रिवर्सिबल चेंजेस आर टेम्पररी चेंजेस। अब हम बात करेंगे इरिवर्सिबल चेंजेस की। तो ऐसे बदलाव जिनको रिवर्स नहीं किया जा सकता, यानी कि जिनको एक बार चेंज होने के बाद वापस उनकी ओरिजिनल कंडीशन में नहीं लाया जा सकता है, इसको कहते हैं इरिवर्सिबल चेंज। जैसे कि किसी व्यक्ति की उम्र का बढ़ना, किसी भी प्राणी की उम्र जब बढ़ जाती है, क्या उसकी उम्र को हम वापस उसको छोटा कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। पेपर जल जाता है, जलने के बाद क्या उसको हम वापस पेपर बना सकते हैं? खाना बन जाता है, खाने को पकाने के बाद क्या उसको हम वापस कच्चा कर सकते हैं खाने को? नहीं कर सकते हैं। प्लांट्स का ग्रो होना, पौधे जब ग्रो हो जाते हैं, क्या उसको वापस हम सीड की फॉर्म में चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ये सब जो है दीज आर द परमानेंट चेंजेस and these are called irreversible changes because we can't change them to their original substance again. तो इस चैप्टर के अंदर हम कुछ और चेंजेस के बारे में जानेंगे, जो फिजिकल और केमिकल चेंज। हमने जो अभी तक देखा वो सिर्फ चेंजेस के बारे में, चेंजेस कैसे होते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। लेकिन अब हम चेंजेस के भी दो प्रकार होते हैं, कुछ होते हैं फिजिकल चेंजेस और कुछ होते हैं केमिकल चेंजेस। इनको जानेंगे। अब जब हम बात करें फिजिकल चेंजेस की, तो किसी चीज़, फिजिकल का मतलब होता है बाहरी तौर से जब उसको देखकर जो बदलाव का पता लगा सकें, जैसे कि उसके शेप में बदलाव आना, उसके साइज़ में बदलाव आना, उसके कलर में बदलाव आना, या फिर उसके स्टेट में बदलाव आना, इसको कहा जाता है फिजिकल चेंजेस। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं उनकी, और इनके अंदर जब बदलाव होता है तो उसको कहा जाता है फिजिकल चेंज। यानी कि ऐसा चेंज जिसमें सिर्फ उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं, उसको कहा जाता है फिजिकल चेंज। अब इसके लिए एक एक्टिविटी करने को कहा गया है, और एक्टिविटी तो आप लोग रीड करेंगे खुद ब खुद, और इसके आगे मैं देखता हूँ सम मोर एग्जांपल्स ऑफ फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज आप समझ गए होंगे कि जैसे फिजिकली चेंज होना, जैसे कि आपने बर्फ ली, आइस को पिघला दिया और वो बन गया पानी। यहाँ पे स्टेट में बदलाव आया। पहले वो कौन से स्टेट में थी? आइस सॉलिड फॉर्म में थी, सॉलिड से वो बन गई लिक्विड। तो ये फिजिकल चेंज, ठीक है। वैसे जब उस लिक्विड में चेंज हुई बर्फ के पानी को फिर से आप फ्रिज में रख दीजिए, फ्रीजर में, तो फिर से बन जाएगी सॉलिड बर्फ। तो इसको हम कह सकते हैं फिजिकल चेंज, क्योंकि उसकी फिजिकल क्वालिटी जो है वो बदल गई। इसके कुछ और एग्जांपल्स जो हम यहाँ ले सकते हैं फिजिकल चेंजेस के, वो है स्ट्रेचिंग ऑफ ए रबर, किसी रबर को स्ट्रेच करना, ग्राइंडिंग ऑफ सब्सटेंस, किसी चीज़ को आप ग्राइंड कर देते हो, यानी कि पीस देते हो। जैसे कि मम्मी किचन में खाना बनाते हो, बहुत सारी चीज़ें, सब्जियां बनानी होती है, ग्रेवी वाली सब्जी होती है, उसके अंदर पीस कर चीज़ों को डालते हैं। फिर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सब्सटेंसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग। जब हम गर्म करते हैं किसी चीज़ को तो एक्सपैंड हो जाती है, ठंडा करने पर वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है। जैसे कि लोहे को जब आप गर्म करोगे तो एक्सपैंड हो जाएगा, वहीं ठंडा करोगे तो कूल होकर कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो ये सब चेंजेस जो हैं दीज आर अ काइंड ऑफ फिजिकल चेंजेस। इसके साथ साथ मेल्टिंग ऑफ वैक्स पिघलना, फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स, मैग्नेटाइजेशन ऑफ अ पीस ऑफ आयरन, हैमरिंग ऑफ मेटल टू फॉर्म थिन शीट्स, स्ट्रेचिंग मेटल्स टू फॉर्म वायर्स,
तो ये जो सब एग्जांपल्स देखे हमने, ये सब फिजिकल चेंजेस हैं। आप देखो, जब भी मेटल को आप पीटोगे, यानी कि मेटल की आप जब उसको ऊपर से बहुत ज़्यादा बीट करोगे तो पतली थिन शीट में बदल जाएगा, यानी कि उसकी फिजिकल नेचर में, उसके शेप में बदलाव आया। वैसे ही मेटल्स को जब आप स्ट्रेच करके वायरें बनाते हैं, जो वायर के अंदर आप छोटी छोटी अपने वायर्स देखी होंगी, जो वायर लाल और काले रंग की जो वायर्स आती हैं, जब उसको आप छीलते हो तो अंदर से पतली पतली कई वायर्स निकलती हैं। तो दीज आर वायर्स, और इनके बदलाव, एक्चुअल में मेटल था, मेटल से उसको बनाया गया, तो उसके अंदर हम देख सकते हैं कि फिजिकल चेंज आया, यानी कि पहले वो मोटी वायर होगी या मोटा टुकड़ा होगा मेटल का, अब उससे हमें पतली पतली वायर्स मिल गई हैं, तो यानी कि फिजिकल चेंज आया है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंज, अब कैसे पता लगेगा कि फिजिकल चेंज हुआ है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। ड्यूरिंग ए फिजिकल चेंज ओनली सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज साइज, शेप, कलर एंड स्टेट विल चेंज। अब फिजिकल चेंज के अंदर उसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज है, उसका साइज बदल जाएगा, शेप बदल जाएगा, कलर या फिर उसकी स्टेट भी बदल जाएगी। दूसरा, फिजिकल चेंज के दौरान नया सब्सटेंस नहीं बनता है। ये चीज़ याद रखनी है आपको कि जब भी फिजिकल चेंज होता है तो नया सब्सटेंस नहीं बनता है। और फिजिकल चेंज जो होता है वो रिवर्सिबल होता है, यानी कि उसको आप वापस उसी फॉर्म में ले जा सकते हो। और आगे है, नो ओवरऑल एनर्जी चेंज टेक्स प्लेस। इस कार्य के अंदर, इस रिएक्शन के अंदर कोई भी एनर्जी के अंदर बदलाव नहीं आता है, जितनी एनर्जी होती है उतनी की उतनी ही रहती है। और अंत में बताया गया है कि केमिकल कंपोजिशन होती है सब्सटेंस की, वो सेम रहती है फिजिकल चेंज के दौरान। यानी कि जब आप फिजिकल चेंज करते हो, अब आपने एल्यूमिनियम या फिर कॉपर की वायर बनाई, जब आपने कॉपर की वायर बनाई, कॉपर मेटल लिया, फिर उसको बीट कर, केमिकल कंपोजिशन होती है सब्सटेंस की, वो चेंज नहीं होती है फिजिकल चेंज के दौरान। जैसे कि हम बात करें कोई भी मेटल की जिससे वायर बनाई, कॉपर से वायर बनती है, तो कॉपर जो है उसको जब हम पतली वायर्स में बदलेंगे तो उससे उसकी केमिकल कंपोजिशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस उसके शेप में बदलाव आया है, उसके साइज़ में बदलाव आया है, बाकी उसकी केमिकल कंपोजिशन वही रहेगी। यानी कि वो वायर जो थी वो भी कॉपर की रहेगी, और उसके जो ओरिजिनल कॉपर जिससे हमने उसको बनाया है वो भी, उन दोनों की प्रॉपर्टीज़ सेम ही रहेंगी। अब केमिकल चेंजेस को थोड़ा और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। A change in which one or more new substances with entirely different chemical composition and properties from the original substances are formed is called a chemical change. ऐसा चेंज जिसमें एक या फिर एक से ज़्यादा नए सब्सटेंसेस बनते हैं जिनकी केमिकल कंपोजिशंस और प्रॉपर्टीज़ ओरिजिनल से बिल्कुल अलग होती हैं, ऐसे चेंजेस को कहा जाता है केमिकल चेंज। यानी कि अब जैसे आपने दूध से आप दही जमाते हो जब, तो आप देखते हो दूध और दही में कितना फ़र्क है। दूध जो है वो हम लोग चाय बना सकते हैं दूध से, लेकिन दही से आप चाय नहीं बना सकते हो। दूध जो है उसको आप डायरेक्टली पिएंगे तो इट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग, और जब हम दही खाएंगे, दही और दूध को इकट्ठा नहीं खाया जा सकता, बिकॉज दूध जो है वो और दही साथ में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि दही जो है वो खट्टा होता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। अब बना तो वो दही से ही है, दूध से ही बना दही, लेकिन उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो गई हैं। इसको और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। कुछ एक्टिविटीज़ ऊपर करवाई गई हैं। इसमें नया सब्सटेंस जो बनता है वो पहले वाले से बिल्कुल ही अलग केमिकल प्रॉपर्टीज़ वाला होता है। तो ऐसे चेंजेस जो हैं इनको हम केमिकल चेंजेस कह सकते हैं। केमिकल चेंज जो है उसको हम केमिकल रिएक्शन भी कहते हैं। आपको याद रखना है, द केमिकल चेंज इज ऑल्सो कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। द प्रोसेस बाय विच वन और मोर सब्सटेंस ट्रांसफॉर्म इनटू न्यू सब्सटेंसेस हैविंग एंटायरली डिफरेंट प्रॉपर्टीज फ्रॉम द ओरिजिनल सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है? वही जो केमिकल चेंज होता है। केमिकल चेंज मीन्स केमिकल रिएक्शन ओनली। तो केमिकल चेंज में क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा नया सब्सटेंस बनता है जिसकी प्रॉपर्टी जो है पहले वाले से बिल्कुल अलग होती हैं। वैसे ही केमिकल रिएक्शन के अंदर भी एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस जो होते हैं वो नए सब्सटेंस में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ भी ओरिजिनल वाले से बिल्कुल अलग होती हैं। अब इसमें भी दो पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट होता है रिएक्टेंट और एक होता है प्रोडक्ट। जो दो चीज़ें रिएक्ट करती हैं, यानी कि आपको पता है जो रिएक्शन होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं नेक्स्ट पेज पे थर्ड जो पॉइंट दिया गया है इसी पेज के ऊपर, CuCO3 ऑन हीटिंग विल गिव कॉपर ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। उसके नीचे आप एक और रिएक्शन देख सकते हो जिसमें आयरन क्लोराइड प्लस अमोनियम हाइड्रोक्साइड
विल गिव आयन हाइड्रोक्साइड एंड अमोनियम क्लोराइड। तो इस रिएक्शन में आप देख रहे हो कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड, ये पर्टिकुलर रिएक्शन की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, इस रिएक्शन के अंदर आप देखेंगे तो आयन क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों एरो, बीच में एरो भी दिया गया, एरो के लेफ्ट हैंड साइड में है। और दूसरी रिएक्शन है FeOH3 + 3NH4Cl, वो एरो के दूसरी तरफ है, यानी कि राइट साइड में। तो जो लेफ्ट हैंड साइड में है, यानी कि जो रिएक्शन को अंजाम दे रहे हैं, दो चीज़ें जो मिल रही हैं, इनको कहा जाता है रिएक्टेंट्स, क्योंकि इन दोनों के मिलने से राइट हैंड साइड वाले प्रोडक्ट्स हमको मिल रहे हैं। तो इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड में जो है उनको हम रिएक्टेंट बोलते हैं, यानी कि जिनका रिएक्शन हो रहा है उनको रिएक्टेंट कहा जाता है। और राइट हैंड साइड में जो होता है उसको प्रोडक्ट कहा जाता है, क्योंकि वो प्रोडक्ट यानी कि इन दोनों के मिलने से आपको वो चीज़ें मिल रही हैं। तो यहाँ पर क्या क्या मिला, आयन क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों रिएक्टेंट हैं। इन दोनों के मिलने से आपको आयन हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड मिला, और ये दोनों जो हैं ये रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स इनको हम कह सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़रूरी है कि रिएक्शन के अंदर आपको पता हो कि प्रोडक्ट किसको कहा जाता है और रिएक्टेंट किसको कहा जाता है। हाउ डू द सब्सटेंसेस चेंज इनटू अदर सब्सटेंस। अब ये क्या है कि एक सब्सटेंस या दो सब्सटेंसेस मिलकर एक अलग सब्सटेंस बना देते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। इट इज़ ऑल ड्यू टू रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स। अब जो ये घटना होती है इसके लिए जिम्मेदार जो चीज़ है वो है रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स, एटम्स का दोबारा से अरेंज होना। एग्जाम्पल आप देख सकते हो यहाँ पर नीचे कि जब हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है, बहुत ही साफ तरीके से यहाँ पर दिखाया गया इस रिएक्शन को आप देख सकते हो कि जब हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो वो एक वाटर मॉलिक्यूल बनाती है। द एटम्स इन द मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रीअरेंज देमसेल्व्स। यहाँ आप देख रहे हो, आप एक तरफ देखोगे रिएक्टेंट के अंदर, वहाँ पर आपको H दिख रहा है, H2 हाइड्रोजन का फॉर्मूला था H2, तो यहाँ पर H2 आपको 4 बार लिखा हुआ दिखाई देगा। वहीं दूसरी तरफ आप देखोगे तो ऑक्सीजन O जो है वो भी 4 बार दिखाई देगा। ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2, ठीक है, ऑक्सीजन, और इस तरफ है हमारा हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के साथ इस तरह से अरेंज हो जाते हैं, आप जो प्रोडक्ट है हमारा, प्रोडक्ट में आप देखोगे कि 2 H है और साथ में 1 O है, 2 H 1 O हर जगह पर। तो ये जो है 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर बन गए, यानी कि H2O, जिसमें हाइड्रोजन 2 होते हैं और ऑक्सीजन 1 होता है मॉलिक्यूल, इसको कहा जाता है वाटर। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये दोनों वाटर, 4 वाटर के मॉलिक्यूल बन गए। कब 4 वाटर मॉलिक्यूल बने, जब 2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के और 4 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के मिले तब, ठीक है। तो ये एटम्स जो हैं, मॉलिक्यूल्स जो हैं, वो अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, रीअरेंज कर लेते हैं, और इसी को कहा जाता है केमिकल रिएक्शन। अब इसके बारे में और डिटेल में जानेंगे। अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सब्सटेंस, अब नए सब्सटेंस तो बनते ही हैं केमिकल रिएक्शन के अंदर, इसके साथ साथ कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स भी हमें देखने को इसमें मिल सकते हैं। पहला देखिए यहाँ पर, चेंज इन द फिजिकल स्टेट ऑफ द सब्सटेंस। जो सब्सटेंस आपने बनाया था, यानी कि रिएक्टेंट में जो थे ना, वो सेम स्टेट में आगे नहीं रहेंगे। यानी कि आप यहाँ एग्जांपल देख सकते हो, नीचे फर्स्ट वाला जो दिया गया है H2, 2H2 + O2 विल गिव 2H2O। अब यहाँ पर आप देखो हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। मैंने आपको अभी समझाया कि एरो के लेफ्ट साइड में होते हैं उनको रिएक्टेंट बोलते हैं, और एरो के राइट हैंड साइड होता है उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो यहाँ पर आप पाओगे कि हाइड्रोजन जो आप देख रहे हो 2H2 लिखा हुआ है, और O2 ऑक्सीजन, ये दोनों गैसेस हैं। इन दोनों का फॉर्म देखो, ब्रैकेट में G लिखा हुआ है, G मीन्स गैसेस। तो ये जो गैसेस फॉर्म में है, हाइड्रोजन एक गैस है और ऑक्सीजन भी एक गैस है, लेकिन जब इन दोनों का रिएक्शन होता है तो हमें जो प्रोडक्ट मिलता है उसकी फिजिकल स्टेट में चेंज हो गया। देखो, 2 गैसेस के मिलने से हमें एक लिक्विड मिला, H2O, यानी कि वाटर। वाटर इज इन लिक्विड स्टेट, वहाँ पर आप ब्रैकेट में L लिखा हुआ भी देख सकते हो। तो दिस इज द चेंज इन द स्टेट। तो पहला हमने क्या देखा कि उसकी फिजिकल स्टेट में बदलाव आ सकता है रिएक्शन के दौरान। दूसरा हम देखेंगे एवोल्यूशन ऑफ गैस। यहाँ पर आप दूसरा एग्जांपल जो देख रहे हो, CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट को जब HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाया गया, तो इन दोनों के रिएक्शन से हमको देखिए प्रोडक्ट कितने मिलते हैं, कैल्शियम क्लोराइड मिला, साथ में वाटर मिला, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हुई, यानी कि रिलीज हुई वहाँ से। तो कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जिनके अंदर एवोल्यूशन ऑफ गैस इवॉल्व होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर इवॉल्व हुई है। तीसरा जो यहाँ पर एग्जांपल हम इसका जो कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे वो है चेंज इन कलर एंड स्मेल ऑफ द सब्सटेंस। यानी कि जो सब्सटेंस आप यूज़ कर रहे हैं दोनों, उसके अंदर कलर या फिर स्मेल में भी चेंजेस आ सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हो कॉपर कार्बोनेट जो आप देख रहे हो, दिस इज ग्रीन इन कलर बिफोर द रिएक्शन।
यानी कि जब रिएक्टेंट के फॉर्म में हमने कॉपर कार्बोनेट को लिया तो उसका कलर ग्रीन था। जब उसको हीट दी गई यानी कि गर्मी दी गई तो बन गया कॉपर ऑक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड जो है वो ब्लैक कलर का हो गया और साथ में एक गैस इवॉल्व हुई जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो ग्रीन से ब्लैक कलर में चेंज हो गया उसका, तो स्मेल और कलर में बदलाव आ सकता है। देन लास्ट वन, फोर्थ वन इज फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट मे अकर ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। अब केमिकल रिएक्शन के दौरान एक प्रेसिपिटेट भी आपको मिल सकता है। नाउ व्हाट इज दिस प्रेसिपिटेट? प्रेसिपिटेट जो है दैट इज एन इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म्ड व्हेन टू केमिकल्स रिएक्ट। जब दो केमिकल्स आपस में रिएक्ट करते हैं तो एक इनसॉल्युबल सॉलिड सब्सटेंस हमें मिलता है। इनसॉल्युबल यानी कि वो पानी में ऐड नहीं हो सकता, इनसॉल्युबल होता है, इसी को कहा जाता है प्रेसिपिटेट। अब यहाँ पर आप जो एग्जांपल नीचे एक और रिएक्शन दिया गया उसमें देखिए आप, आयरन क्लोराइड को जब अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करवाया जाएगा तो हमें रिएक्शन में मिलेगा आयरन हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पर आपको क्या मिला वो देखते हैं हम लोग। जब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आयरन क्लोराइड, आयरन क्लोराइड जो है वो पानी में मिला हुआ है, इट्स इन अ लिक्विड फॉर्म, सॉल्यूशन है वो। जब उसको मिक्स किया जाएगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो एक ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट मिलेगा जिसको हम कहते हैं आयरन हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा? आयरन हाइड्रोक्साइड। सो दिस आयरन हाइड्रोक्साइड इज अ प्रेसिपिटेट। फिफ्थ पॉइंट जो दिया गया है वो है चेंज इन एनर्जी। तो जब भी केमिकल रिएक्शन होगा तो उसमें एनर्जी में काफ़ी बदलाव आएगा। एनर्जी या तो एब्जॉर्ब की जाएगी या रिलीज़ की जाएगी। यानी कि जब भी रिएक्शन होता है, जैसे आप पीछे रिएक्शन में जाइए, ऊपर वाली रिएक्शन में, हाँ, जो हमने थर्ड पॉइंट देखा था, थर्ड पॉइंट में देखिए वहाँ पर हीट दी गई है। आप देख रहे हो यहाँ पर एरो के ऊपर क्या लिखा हुआ है? हीट। एक एरो बना हुआ है, उस एरो के ऊपर हीट लिखा हुआ है। यानी कि यहाँ पर आप देखोगे कॉपर कार्बोनेट जो है इट्स अलोन इन द रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट के अंदर तो दो चीज़ें होनी चाहिए, तो यहाँ पर तो एक ही चीज़ है रिएक्टेंट के अंदर। तो रिएक्शन हो किस चीज़ का रहा है? यानी कि एक दूसरे के साथ मिलेगा तभी दूसरा या तीसरा सब्सटेंस प्रोडक्ट बनेगा। लेकिन यहाँ पर हमने देखा कि कॉपर कार्बोनेट जो अकेला है तो अकेला रिएक्शन कैसे कर गया? हाँ, उसको कुछ चीज़ दी गई, यानी कि यहाँ पर इस रिएक्शन में अंदर हमें हीट सप्लाई करना पड़ा। तो ये लेबोरेटरीज के अंदर करने वाली सारी रिएक्शन है, सो आई कांट शो यू हियर हाउ टू डू। तो रिएक्शन हुआ कैसे? जब कॉपर कार्बोनेट को हीट प्रोवाइड की गई तो रिएक्शन पूरी हुई, बना कॉपर ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस रिएक्शन में हीट दिया गया, यानी कि हीट एब्जॉर्ब की गई उस रिएक्शन के द्वारा। लेकिन कुछ रिएक्शंस ऐसे भी होते हैं जहाँ पर हीट रिलीज भी हो सकता है और एब्जॉर्ब भी किया जा सकता है। नाउ द रिएक्शन अब जो रिएक्शन मैंने जैसे बताया आपको कि कुछ रिएक्शंस ऐसे होते हैं जो एनर्जी लेते हैं और कुछ देते हैं, रिलीज़ करते हैं। तो ऐसे रिएक्शंस जो एनर्जी रिलीज़ करते हैं उनको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है अपने को, दो तरह के रिएक्शंस होते हैं, एक एक्सोथर्मिक होते हैं, एक एंडोथर्मिक होते हैं। जैसे कि वर्ड यूज़ किया एग्जिट, एग्जिट से बना है वर्ड एक्सो। तो एक्सो मतलब जो एनर्जी देते हैं, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब जो एनर्जी रिलीज़ करते हैं, जहाँ से एनर्जी एग्जिट होती है। तो ऐसे रिएक्शंस को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। यहाँ पर एग्जांपल भी दिया गया है, जब कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करवाया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और बहुत सारी हीट रिलीज़ होती है। और दूसरा रिएक्शन जो हमने देखा वो है एंडोथर्मिक, जो रिएक्शन हीट एब्जॉर्ब करता है। इन से एंडो बोल सकते हैं आप। तो एंडो यानी कि जो रिएक्शन हीट को लेता है उसको बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जांपल दिया गया है यहाँ पर, नाइट्रोजन को जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया जाता है तो निट्रिक ऑक्साइड बनता है और इसके अंदर हीट देनी पड़ती है, तभी ये रिएक्शन कंप्लीट होता है। नाउ अलॉन्ग विद हीट समटाइम्स, हीट के साथ साथ कभी कभी लाइट, साउंड आर ऑल्सो प्रोड्यूस। तो लाइट भी प्रोड्यूस होती है कई बार और साउंड भी प्रोड्यूस होता है। जैसे कि जब हम मैग्नीशियम रिबर को बर्न करते हैं तो डेजलिंग कलर, चमकती हुई वाइट लाइट निकलती है। और कभी कभी उसकी स्मेल के अंदर भी बदलाव आते हैं, क्योंकि उसके अंदर गैसें जो रिलीज होती हैं तो गैसें की स्मेल अलग अलग होती है, इसलिए कभी कभी उसके अंदर से हमें स्मेल भी डिफरेंट तरह की देखने को मिलती है। नाउ विल सी अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। जो आपको ये जो मैंने एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक पढ़ाया आपको, ये सब आपको 9th 10th में भी काम आने वाले हैं, सो कीप इट इन माइंड। अब टाइप्स जो पढ़ने वाले हैं वो भी 10th में आएंगे, तो कृपया ध्यान दीजिएगा बच्चों। केमिकल रिएक्शंस के टाइप्स देखेंगे। तो पहला रिएक्शन कौन सा होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन होता है जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस कंबाइन होते हैं और सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। अब ये चीज़ देखिए, जैसे वर्ड बता रहा है, यहाँ पर रिएक्शंस को सिंपली नाम ऐसे ही नहीं दे दिया जाता है। यहाँ पर देख सकते हो आप कि दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स जो हैं, जब वो मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं उसको कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल है यहाँ पर कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन ऑक्सीजन मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो दो मिले यानी कि रिएक्टेंट दो है और प्रोडक्ट एक है।
दूसरा रिएक्शन जो है वो है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब ये केमिकल रिएक्शन वो है जिसके अंदर एक सब्सटेंस जो है, डीकम्पोज होना मतलब ब्रेक डाउन होना, जब एक सब्सटेंस जो है वो दो या दो से ज़्यादा सिंपल सब्सटेंसेस के अंदर ब्रेक डाउन होता है तो इसको डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि बेकिंग सोडा जो होता है उसको जब हीट किया जाता है तो बदल जाता है सोडियम कार्बोनेट, वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। तो ये एक डीकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल यहाँ पर आपके सामने दिया गया है। बेकिंग सोडा NaHCO3 इसका फॉर्मूला होता है। जब इसको हीट प्रोवाइड की जाती है तो सोडियम कार्बोनेट, वाटर वेपर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें बनती है। अगली रिएक्शन जो है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ऐसी रिएक्शन जिसमें ज़्यादा रिएक्टिव मेटल जो होता है या एलिमेंट होता है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट की जगह ले लेता है। अब ये शायद इस चैप्टर में ना हो आपके एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में, लेकिन आने वाली क्लासेस में आपको पता लगेगा। तो कुछ केमिकल सब्सटेंसेस ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं, एलिमेंट्स जो कि हाईली रिएक्टिव होते हैं, यानी कि ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, वो कम रिएक्टिव एलिमेंट्स की जगह ले लेते हैं इस रिएक्शन के अंदर। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इसी को कहा जाता है। इसका मैं एग्जांपल आपको दूसरे तरीके से समझाता हूँ कि जैसे आप देखो कि एक पतला सा लड़का एक चेयर पे बैठा है आपकी क्लास के अंदर, और एक हेल्दी, बहुत ही बड़ा हेल्दी मोटू जाके उसको धक्का मार के हटा दे और उसकी जगह ले ले। तो यानी कि उसने क्या किया, उसने उसको हटाकर उसकी जगह ले ली। तो ऐसी रिएक्शंस जो होती हैं उसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहा जाता है, जिसके अंदर लेस रिएक्टिव मेटल होते हैं, यानी कि कमज़ोर मेटल जो होते हैं, जिनकी रिएक्टिविटी कम होती है, जो जल्दी से दूसरे का रिएक्ट नहीं करते हैं, उनकी जगह हाईली रिएक्टिव मेटल्स ले लेते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे यहाँ पर, सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर का जब रिएक्शन करवाया जाता है तो कॉपर नाइट्रेट बनता है और सिल्वर बाहर हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि सिल्वर जो था उसको अलग कर दिया गया और कॉपर ने सिल्वर की जगह ले ली। सो कॉपर वायर प्लेस्ड इन AgNO3 सॉल्यूशन डिस्प्लेसेस सिल्वर फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो सॉल्यूशन दिया गया है, यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन था और कॉपर उसमें ऐड किया गया था, अलग था कॉपर, ठीक है। लेकिन कॉपर ने क्या किया, सिल्वर नाइट्रेट से सिल्वर को हटा दिया और उसकी जगह लेकर वो कॉपर नाइट्रेट बनाकर वहाँ बैठ गया। तो ऐसी यहाँ पर जो कंडीशंस होती हैं, ऐसी जो रिएक्शंस होती हैं, इनको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। सो वी कैन से दैट कॉपर इज़ मोर रिएक्टिव देन सिल्वर। कॉपर सिल्वर से ज़्यादा रिएक्टिव है, यानी कि ज़्यादा ताकतवर है, इसीलिए उसने सिल्वर की जगह ले ली। आगे है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये डिस्प्लेसमेंट देखा हमने, तो डबल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। अब जैसे कि नाम बता रहा है, ऐसा रिएक्शन जिसमें solutions of two compounds react by exchanging their radicals is known as a double displacement reaction। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट में क्या हुआ था, एक एलिमेंट ने, हाई रिएक्टिव मेटल ने, एलिमेंट ने लेस रिएक्टिव एलिमेंट की जगह ले ली थी। यहाँ पर दोनों अदला बदली कर लेंगे, यानी कि वो उसकी जगह ले लेगा और वो उसकी जगह ले लेगा। ऐसी रिएक्शंस को कहा जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Now insoluble product is formed in this reaction, so it is also known as precipitation reaction। इस रिएक्शन को precipitation reaction का नाम भी दिया गया है। precipitation reaction नाम देने का मतलब ये होता है कि ये रिएक्शन जो है, इसके अंदर जो प्रोडक्ट बनता है वो insoluble होता है। जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था पीछे कि what is precipitate, तो precipitate का मतलब होता है insoluble product, यानी कि जो पानी में मिल नहीं सकता है उसको insoluble कहा जाता है और precipitate कहा जाता है। तो इस रिएक्शन के अंदर भी ऐसा प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है जो पानी में नहीं मिल सकता है, इसीलिए इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। एग्जांपल इसका दिया गया, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर, बेरियम क्लोराइड BaCl2 जब वो सोडियम सल्फेट Na2SO4 के साथ रिएक्ट करता है तो बनता है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि दोनों ने एक दूसरे की जगह ले ली। अब ये रिएक्शन आपके सामने है कि बेरियम जो था वो क्लोराइड के साथ था, तो बेरियम चला गया सल्फेट के साथ, और सोडियम जो था वो सल्फेट के साथ था और वो वहाँ से चला गया क्लोराइड के साथ, तो बन गया बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। अब देखेंगे आगे सम मोर एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस के कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। तो आगे है बेटा, सम मोर केमिकल चेंजेस के एग्जांपल्स यहाँ कुछ देखेंगे हम। एक्सप्लोजन ऑफ फायर क्रैकर्स इज अ केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पर जो फायर क्रैकर्स जो होते हैं, जो पटाखे आप फोड़ते हो दिवाली के दौरान, दे आर ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेस। सच एन एक्सप्लोजन प्रोड्यूसेस हीट, लाइट, साउंड एंड गैसेस। तो ये देखो, जब पटाखा फूटता है तो हीट निकलती है, लाइट प्रोड्यूस होती है, साउंड प्रोड्यूस होता है, गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, तो ये भी एक तरह का केमिकल रिएक्शन ही हुआ। चेंज इन कलर ऑफ
कट फ्रूट है, जब आप फ्रूट को काट कर रख दोगे, वेजिटेबल्स को काट कर रख दोगे तो उनके कलर में चेंज आ जाता है, क्योंकि हवा उनको लगती है तो उससे उनका कलर बदल जाता है। तो ये भी एक तरह का केमिकल चेंज है। जब एप्पल को काट के रखो तो थोड़े समय के बाद वो पीला सा होने लगा, इसे डार्क कलर का हो जाएगा। तो ये सब एग्जांपल्स जो हैं ये रीड करोगे आप तो आपको पता लगेगा कि ये 2-3 एग्जांपल्स जो दिए गए हैं, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंजेस ओनली। इसके साथ साथ आप बहुत सारी सब्जियां या कोई भी चीज़ काट कर रखोगे तो उनका कलर बदलता जाएगा। एप्पल का देखिए ना कलर कैसा ब्राउनिश कलर का होता जा रहा है। डाइजेशन ऑफ फूड इज ऑल्सो केमिकल चेंज। हम जब खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट हो जाता है, वो भी एक तरह का केमिकल चेंज है। इसके अंदर एसिड और एंजाइम्स का एक्शन होता है फूड के ऊपर, और नए सिंपल सब्सटेंसेस बनते हैं जो कि अलग अलग केमिकल स्ट्रक्चर वाले होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज़ अलग होती हैं। सो वी कैनॉट गो गेट बैक फूड फ्रॉम दीज सब्सटेंसेस। तो जब हम खाना खाते हैं वो खाना हमारे पेट में जाके एंजाइम्स के एक्शंस के द्वारा, या फिर पेट के अंदर जो एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो हमने पिछले चैप्टर्स के अंदर पढ़ा था, HCl जो प्रेजेंट होता है, उसके कारण वो सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज हो जाता है वो सब्सटेंस जो हम खाते हैं फूड। अब उन सब्सटेंसेस को हम वापस फूड में चेंज नहीं कर सकते हैं। नाउ जर्मिनेशन ऑफ सीड। अब जब आप देख रहे हो यहाँ पर सीड्स जर्मिनेट जो होती हैं, सीड्स जो जर्मिनेट होती हैं, फिर कुकिंग ऑफ फूड है, रेस्पिरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क, स्पॉइलेज ऑफ फूड, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स लाइक वुड, कोल, केरोसिन, LPG एंड पेट्रोल, ड्राई लीव्स, वैक्स कैंडल, ये जो एग्जाम्पल सब दिए गए हैं ये सब केमिकल चेंजेस के ही एग्जाम्पल्स हैं। तो ये आपको थोड़ा सा याद कर लेना है, पूरा लर्न करने की जरूरत नहीं है, जस्ट गो थ्रू इट और आपके माइंड में सब चीज़ें बैठ जाएंगी। नाउ विल सी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ केमिकल चेंज। केमिकल चेंज के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज वन और मोर न्यू सब्सटेंसेज आर फॉर्म्ड। केमिकल चेंज के दौरान एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस बन सकते हैं नए। दूसरा, केमिकल चेंजेस जो होते हैं वो परमानेंट होते हैं, केमिकल चेंज को रिवर्स नहीं किया जा सकता है बाय सिंपल फिजिकल मेथड, यानी कि उसको रिवर्स किया जा सकता है बट नॉट बाय सिंपल फिजिकल मेथड। सिंपली आप फिजिकल मेथड से उसको चेंज नहीं कर सकते वापस से रिवर्स। केमिकल चेंज के दौरान नेट चेंज इन एनर्जी टेक्स प्लेस। तो जब हम केमिकल चेंज होता है तो उसमें एनर्जी के अंदर नेट चेंज भी होता है, जैसे कि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इधर गिवन आउट और एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट और लाइट, यानी कि यहाँ पर हीट या तो ऑब्जॉर्ब की जाएगी या फिर रिलीज की जाएगी, यानी कि एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक। एग्जाम्पल के तौर पे जब हम फ्यूल को बर्न करते हैं तो हीट रिलीज होती है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, तो इसी से वो खाना बनाते हैं। तो ड्यूरिंग अ केमिकल चेंज बोथ द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस आर चेंज। तो केमिकल चेंज के दौरान फिजिकल और केमिकल दोनों ही प्रॉपर्टीज़ के अंदर बदलाव आता है। तो यहाँ पर डिफरेंस को अगर आप इसमें लर्न करना चाहें तो यहाँ पर बहुत अच्छे से दिया गया है। न्यू सब्सटेंस, फिजिकल चेंज के अंदर नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है जबकि केमिकल चेंज में फॉर्म होता है। दूसरा, नेचर ऑफ चेंज, जो फिजिकल चेंज है वो टेम्पररी चेंज है, केमिकल चेंज जो है दैट इज़ परमानेंट चेंज जनरली, यानी कि मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स अ परमानेंट चेंज। रिवर्सिबिलिटी की बात की जाए, जो फिजिकल चेंज होता है उसको आसानी से हम रिवर्स कर सकते हैं सिंपल फिजिकल मेथड से, लेकिन केमिकल चेंजेस जो हैं दे आर इरिवर्सिबल। और ये सारा जो टेबल है आप अगर ये लर्न कर लेंगे तो ये पूरा चैप्टर आपको मतलब ये दोनों चीज़ें क्लियर आउट हो जाएंगी। आगे हम देखेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन के बारे में। आयरन के ऑब्जेक्ट्स, यानी कि सिर्फ आयरन की बात नहीं की जा रही, आयरन से बनी चीज़ें जिसमें नेल्स हो गए, आयरन नेल्स, आयरन पाइप्स, आयरन ग्रिल्स और आयरन से बनी कोई भी चीज़। आपने देखा होगा कुछ समय के बाद मॉइस्ट एयर, यानी कि अगर मॉइस्चराइज एयर के कॉन्टैक्ट में जब वो आते हैं तो वो चेंज हो जाते हैं थोड़ा, उनके ऊपर एक रस्ट बोलते हैं जिसको हम, यानी कि ब्राउनिश कलर की एक लेयर जम जाती है, ब्राउन पाउडर सा जम जाता है जिसको हम रस्ट कहते हैं। यही जो प्रोसेस है जिसको कहा जाता है रस्टिंग ऑफ आयरन। इसके लिए दो चीज़ें रिस्पॉन्सिबल रहती हैं आयरन को रस्ट होने का। आपने देखा होगा अभी बारिश का सीज़न चल रहा है तो ऑब्वियसली जगह जगह पर पानी गिर रहा है, जब बाहर बारिश होती है तो जो भी लोहे की आइटम बाहर रह जाती है, पानी के कॉन्टैक्ट में आती है, वो ज़रूर रस्ट फॉर्म हो जाता है उसके ऊपर। तो इसकी कंडीशन कौन कौन सी है जिससे रस्ट फॉर्म होता है? पहला, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और दूसरा प्रेजेंस ऑफ वाटर और वाटर वेपर। हवा और पानी के कारण ही ऐसा होता है। अगर हवा और पानी नहीं होगा तो ये रस्ट नहीं होगा। तो हवा के अंदर, अभी हवा, पानी का मतलब ये नहीं है कि टोटल पानी में ही वो चीज़ होनी चाहिए। पानी का मतलब ये है कि मॉइस्चर युक्त एयर जो है, हवा के अंदर नमी होती है, वो भी जब आयन आइटम से, आयन आर्टिकल से टकराएगी तो वो भी एक तरह से उसको रस्ट देगी। रस्टिंग ऑफ आयन जो है इट इज़ ऑल्सो केमिकल चेंज, क्योंकि आयन जो है वो ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके नया सब्सटेंस बनाता है। और आपको ये भी बता दें कि दिस इज़ एन इरिवर्सिबल चेंज बिकॉज केमिकल चेंजेस आर मोस्टली इरिवर्सिबल। आप आयन का ये रिएक्शन देख सकते हो नीचे, आयन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर विल गिव
हाइड्रेटेड आयन ऑक्साइड, यानी कि आयन ऑक्साइड जो कि रेडिश ब्राउन कलर का होता है, जिसको हम रस्ट बोलते हैं, जंग बोलते हैं, जो कि मोस्टली आयन आर्टिकल्स को लग जाता है। अब रस्टिंग की बात करें, रस्टिंग डैमेजेस आयन ऑब्जेक्ट, रस्टिंग से आयन की चीज़ें डैमेज होती हैं। यस, रस्टिंग जो है उससे आयन की चीज़ें डैमेज होती हैं। रस्ट जो होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है और पोरस होता है। रस्ट की जो लेयर होती है वो सरफेस से उखड़कर गिर जाती है, और इससे क्या होता है कि अंदर की जो आयन की लेयर होती है वो भी एक्सपोज होने लगती है और वहाँ पे भी रस्टिंग शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से कंटिन्यूस रस्टिंग जो है वो आयन के ऑब्जेक्ट को कमज़ोर कर देती है और धीरे धीरे समय के साथ साथ उसको यूज़लेस बना देती है। यानी कि आपने देखा होगा जैसे कि आयन की कोई भी चीज़ जो बाहर पड़ी हो, उसको जब रस लगता है ना तो उसकी पपड़ी बन के गिरने लगती है, रस जो है पाउडर बन के नीचे गिरने लगता है। वो जब नीचे गिर जाएगा तो उसकी दूसरी लेयर सामने आएगी, उसको भी रस लग जाएगा। तो इस प्रकार से वो रस आयन जो है वो टोटली ख़राब हो जाएगा। आयन इज़ द चीपेस्ट एंड मोस्ट इजीली अवेलेबल मेटल। अब आयन जो है बहुत चीप है और आसानी से मिलने वाला मेटल है, इसीलिए इसका उपयोग हम डे टू डे लाइफ के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाने में करते हैं। इवन शिप्स की बॉडीज़ के अंदर यूज़ होता है, ट्रक्स के अंदर, इवन हर जगह पर इसका उपयोग किया जाता है। रस्टिंग कॉजेज अ ग्रेट डील ऑफ लॉस एंड डैमेज। रस्टिंग से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है हमें डे टू डे लाइफ के अंदर, तो ये बहुत ही दिक्कत वाली बात है हमारे लिए। अब हम चल रहे हैं हमारे लास्ट टॉपिक्स की तरफ। यहाँ पर आप पिक्चर देख रहे हैं, एक जो पिंक कलर में आपकी बुक में दिया गया है एक बॉक्स, उसके अंदर जो आप ये आयन पिलर देख रहे हैं, दिस इज़ आयन पिलर ऑफ मेहरौली इन दिल्ली। ये दिल्ली के अंदर बना हुआ है, इस जगह को मेहरौली का आयन पिलर बोला जाता है इसको। और ये आयन पिलर ऐसा माना जाता है कि ये 1600 साल पुराना है। और ये देखिए धूप बारिश के से बाहर खड़ा हुआ है, लेकिन ये क्वालिटी इसकी ऐसी है, हमारी जो स्टडी ऑफ आयन थी ना, मेटलर्जी, स्टडी ऑफ मेटलर्जी, उसके अंदर हम आज से कई सौ साल पहले भी इतने ज़्यादा सक्षम थे कि हमने ऐसा एक आयन का, मेटल का एक स्तंभ बनाया, ऐसा पिलर बनाया जिसको आज तक रस्ट नहीं लगा है। आप देखो कितना अच्छा खड़ा है, अगर आप दिल्ली अब कभी जाएं तो इसको आप देख सकते हैं। तो इसके बावजूद ये खड़ा हुआ, तो ये हमारी टेक्नोलॉजी कितनी ज़्यादा सक्षम थी पहले समय में भी, उसको हमारे सामने रखता है। नेक्स्ट इज़ प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। अब रस्टिंग को प्रिवेंट कैसे किया जाए? तो सबसे पहली बात, कोटिंग द आयन सर्फेसेज विद पेंट और ग्रीस। जो भी आयन से बनी चीज़ें होती हैं उसको ग्रीस लगा दी जाए, या तो उसको ग्रीस लगा दो या फिर उसको पेंट कर दो। इससे क्या होगा? अब आप बोलोगे पेंट और ग्रीस क्या करेगी? पेंट या ग्रीस जो है वो उसके ऊपर लेयर बना देगी, जिससे एयर और वाटर, मॉइस्चराइज एयर जो है वो डायरेक्ट आयन के कांटेक्ट में नहीं आएगी। जब वो डायरेक्ट आयन के कांटेक्ट में नहीं आएगी तो उसको जंग नहीं लगेगा। जंग कब लगता है? जब वो डायरेक्टली उसके कांटेक्ट में आता है। जब उसके ऊपर हम पेंट की एक लेयर चढ़ा देंगे या फिर उसके ऊपर कुछ ग्रीस छिड़क देंगे तो उससे वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट इज कोटिंग आयन विद अदर मेटल्स। इसको बोला जाता है गैल्वनाइजेशन। आजकल जो आप देखोगे तो बहुत सारी पाइप्स आती हैं, जैसे आप डिस्कस करोगे कहीं भी शॉप्स पे या कई लोगों को बात करते पाओगे तो बोलेंगे गैल्वनाइज्ड आयन है, गैल्वनाइज्ड पाइप है। तो गैल्वनाइज्ड पाइप है, गैल्वनाइज्ड आयन का मतलब होता है आयन के ऊपर किसी और मेटल की एक लेयर चढ़ा देना। मोस्टली जिंक मेटल की जो लेयर है वो चढ़ाई जाती है। तो आयन, जैसे आयन के आर्टिकल्स होते हैं ना, उनके ऊपर जिंक की जब कोटिंग चढ़ा दी जाती है, तो मैंने जैसे पहले कहा कि पेंट लगाने से वो डायरेक्ट उसके कांटेक्ट में नहीं आता है, वैसे यहाँ पर जिंक की एक परत जब उसके ऊपर चढ़ा दी जाएगी, देन इट फॉर्म्स ए गैल्वनाइज्ड पाइप और गैल्वनाइज्ड आयन। और ये जो गैल्वनाइज्ड आयन है, इसके अंदर जिंक की परत बनने के कारण ये डायरेक्ट एयर और वाटर के कांटेक्ट में नहीं आता है और ये खराब नहीं होता है। जिंक मेटल जो है उसके ऊपर हवा और मॉइस्चर का कोई असर नहीं होता है, इसीलिए इसको लगाया जाता है उसके ऊपर। नेक्स्ट इज बाय कन्वर्टिंग आयन इनटू स्टेनलेस स्टील और एलॉयिंग। या फिर हम क्या कर सकते हैं इससे बचने के लिए? इससे बचने के लिए हम आयन को या तो स्टेनलेस स्टील में बदल दें या फिर एलॉय बना दें। ठीक है। मोल्टन आयन इज मिक्सड विद फिक्स्ड अमाउंट ऑफ कार्बन, मैंगनीज, क्रोमियम एंड निकल। यानी कि कार्बन, मैंगनीज, क्रोमियम और निकल जैसे जो एलिमेंट्स हैं, इनके साथ अगर हम आयन को मिक्स कर दें तो जब ये इनका मिक्सचर ठंडा होगा ना तो ये बनेगा स्टेनलेस स्टील। ये ठंडा होकर बन जाएगा स्टेनलेस स्टील। और स्टेनलेस स्टील जो है उसको रस्ट लगता ही नहीं है। जैसे कि आपके कटिंग यूटेंसिल्स जो होते हैं कुकिंग वाले, फिर कट करने के लिए जो नाइफ का यूज़ करते हैं, सीजर्स का या सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, ये सब स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं। इनको कभी भी जंग नहीं लगता है। वो जंग कैसे नहीं लगता है? बिकॉज दे आर स्टेनलेस स्टील। तो ये करके आप आयन की चीज़ों को बचा सकते हो। एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट टॉपिक इज क्रिस्टलाइजेशन। We know that sea water contains salt dissolved in it. These salts can be obtained by the evaporation of sea water.
अब हमारे आजू बाजू में जो सी है, समुद्र है, भारत का जो समुद्री किनारा है लगभग 7,500 किलोमीटर लंबा है। गुजरात से शुरू होकर बंगाल की तरफ जाता है, जो लगभग 7,500 किलोमीटर लंबा हमारा सी कोस्ट एरिया है। तो ये जो एरिया है सी कोस्ट, इसके हिसाब से हम ये भी जानते हैं कि सी वाटर से हमें सॉल्ट मिलता है। अगर हम सी वाटर को इवेपोरेट कर दें तो बचेगा सॉल्ट। ये टेक्निक जो है इट इज़ नॉट गुड बिकॉज द सॉल्ट ऑब्टेन्ड इन दिस मैनर आर नॉट प्योर एंड देयर क्रिस्टल्स आर स्मॉल। क्योंकि जब आप नॉर्मली अगर आप सी पे कभी जाएं, बीच पे जाएं अभी, तो वहाँ से कुछ पानी की एक बॉटल भर के लाइएगा सी वाटर की, और उसको एक खुले बर्तन में प्लेट के अंदर डाल के छत पे रख दीजिएगा ताकि धूप ज़्यादा उसको मिल सके, या खुली जगह में रख दीजिएगा जहाँ पर उसको ज़्यादा धूप मिल सके। तो आप देखोगे 1-2 दिन के अंदर वो पानी एवेपोरेट होकर सूख जाएगा और जो नीचे बचेगा वो नमक बच जाएगा। तो एवेपोरेशन के द्वारा आप घर पे भी ऐसे नमक बना सकते हो, लेकिन ये मेथड जो है ये गुड नहीं है, अच्छा नहीं है, क्योंकि इस तरीके से जो आप नमक बनाते हो दैट इज़ नॉट प्योर, और इसके जो क्रिस्टल्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, छोटे होते हैं। क्रिस्टल्स आर द प्योरेस्ट सॉलिड फॉर्म ऑफ अ सब्सटेंस विद अ डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप। क्रिस्टल्स जो होते हैं वो प्योरेस्ट सब्सटेंस माने जाते हैं और उनका डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप भी होता है। बहुत सारे सब्सटेंस जो होते हैं जैसे कि शुगर हो गया, यूरिया, कॉपर सल्फेट, एलम एंड टेबल सॉल्ट फॉर्म क्रिस्टल्स। ये सब चीज़ें जो हैं क्रिस्टल्स बनाती हैं। क्रिस्टल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेज हैव डिफरेंट शेप्स। अलग अलग सब्सटेंसेज के क्रिस्टल जो होते हैं उनका शेप्स अलग अलग होता है। अब क्रिस्टलाइजेशन है क्या? The process of obtaining pure solid crystals having definite geometrical shape is called crystallization। यानी कि अगर आपको प्योर सॉलिड क्रिस्टल्स चाहिए जिनका डेफिनेट ज्योमेट्रिकल शेप भी होता है, इसी प्रोसेस को कहा जाता है क्रिस्टलाइजेशन। By obtaining crystals we are able to purify certain substances। तो अगर हम क्रिस्टलाइजेशन के द्वारा क्रिस्टल्स लेते हैं, बनाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वी हैव प्योरीफाइड दैट सब्सटेंस, उसको हम प्योरीफाई कर चुके हैं। तो यहाँ पर नीचे एक एक्टिविटी दी गई है दैट विल बी परफॉर्मिंग योरसेल्फ। एक रीडिंग ले लीजिएगा इस एक्टिविटी की, और इसके बाद आगे ये एक्टिविटीज़ के साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। नाउ विल सी द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।